गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को पीछे वाले वीडियो में न्यूटन के चक्र के बारे में बताया गया था फिगर के साथ। इसके बाद आपको यह बताया गया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और ये भी बताया गया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, प्रिज्म कोई रंग उत्सर्जित नहीं करता है। आज हम आपको प्रिज्म के मदद से, कल आपको 7 रंग को मिलाकर के श्वेत रंग प्राप्त किए थे न्यूटन चक्र से। आज श्वेत प्रकाश डालेंगे प्रिज्म पर तो 7 रंग में बटेगा और फिर यदि प्रिज्म से 7 रंग को गुजारेंगे तो पुनः श्वेत प्रकाश बनेगा। इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। श्वेत प्रकाश दिए, अपवर्तन हुआ, 7 रंग में बटा, 7 रंग को पुनः अपवर्तन कराए, श्वेत बन गया तो दोबारा हुआ नहीं। तो इसका हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण को एक प्रयोग से दर्शाएं। ठीक है, श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण को एक प्रयोग से दर्शाएं। आप आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से फिगर पर समझ में आ जाएगा। श्वेत प्रकाश ये है, श्वेत प्रकाश, और जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो आप जानते हैं कि 7 रंग में बट जाता है, जिसमें ऊपर वाला रंग जो होता था वो लाल होता है और नीचे वाला रंग जो होता है वो बैगनी होता है। समझ गए? ये ऊपर वाला लाल है, नीचे वाला बैगनी है और इसके बीच में 5 रंग और है। मैंने 7 का कल बैनिया पिनाला बोले थे और सबका नाम बोल दिए थे। आइए अब ई प्रिज्म नंबर पहला हुआ। अब एक और प्रिज्म लीजिए जिसका आधार इसके अपेक्षा विपरीत हो, उल्टा हो। ठीक है, ये प्रिज्म नंबर दूसरा हुआ। अब ये श्वेत प्रकाश से अपवर्तन हो गया। देखिए, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन का वर्ण विक्षेपण हुआ, 7 रंग में बट गया। अब ये 7 रंग देखिए, अब ये श्वेत प्रकाश बन गया, श्वेत प्रकाश। समझ रहा है? तो इसको हम लोग, इसी प्रयोग को हम लोग श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण कहा जाता है। तो जैसे आपने फिगर बनाए, समझे और जैसे हो रहा है उसी बातों को लिखेंगे। पहले आप सुन लीजिए। जब श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म पर अपवर्तन होता है तब इसके अपवर्तन से 7 रंगों में बट जाती है। इसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। इस 7 वर्णों को पुनः भिन्न आधार वाले दूसरे प्रिज्म पर जब आपतन होता है, यानी उस पर आता है और निर्गत जब होता है तब पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसी प्रयोग को, इस दर्शाए गए चित्र को माध्यम से
इस प्रश्न का में श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण हो रहा है। अब हम लोग जो शब्द को लिखेंगे उस शब्द के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण को लिखने के लिए, दर्शाने के लिए, वर्णन करने के लिए दो प्रिज्म लिया जाता है, जैसा कि ऊपर के चित्रों में दिखाया गया है, बगल के चित्रों में दिखाया गया है। पहले प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है तब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ने। जब पुनः दूसरे प्रिज्म पर, जो पहले प्रिज्म के अपेक्षा दूसरा का आधार भिन्न है, उल्टा है, जब उस पर 7 प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसके अपवर्तन से जो निर्गत किरण होती है वह निर्गत किरण, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण जो होती है 7 रंग मिल करके श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। अर्थात इसे हम लोग श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण कहते हैं। समझ गया होगा। अब हम इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, आप सही बच्चे ध्यान देंगे। आंसर, उत्तर, श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण को दर्शाने के लिए दो प्रिज्म P1 और P2 लिया, जिसे बगल के चित्र में दर्शाया गया है। जब पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है जिससे 7 भिन्न रंग प्राप्त हुआ। यह सभी 7 रंगों वाले प्रकाश को दूसरे प्रिज्म पर अपवर्तन से श्वेत प्रकाश के रूप में निर्गत हुआ, जिसे श्वेत प्रकाश का पूर्ण निर्माण कहा जाता है। देख लीजिए विद्यार्थी जी, ये आपके सामने फिगर है, प्रश्न है और उसके प्रयोग के द्वारा लिखा गया है। ये कोई परिभाषा नहीं है, किसे कहते हैं
जैसा कि आप देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं जैसे हो रहा है, वही चीजों को लिख दिए। ठीक है, समझ करके। चलिए, तो ये हो गया। अब हम आप लोग के बीच में देखिए क्या बताते हैं। ये जब श्वेत प्रकाश को आपने प्रिज्म पर डाला तो 7 रंग में बटा। आपको बताया गया कि प्रिज्म रंग बनाने का काम नहीं करता है, बल्कि ये 7 रंग श्वेत प्रकाश में होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है ना। अब इन 7 प्रकाशों में से दृष्टि के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। उसको आप तरंग दैर्ध्य के आधार पर भी कह सकते हैं, तरंग दैर्ध्य के आधार पर भी। देखिए गौर से फिगर पर, ये देखिए श्वेत प्रकाश, ये देखिए ये देख रहा है 7 गो, 2 4 6 1 7। तो ये था विद्यार्थी जी पर्दा, स्पेक्ट्रम। रफ समझा रहे हैं। देखिए ऊपर में लाल था, नीचे बैगनी था, समझ रहा। इस रंग को 3 भागों में बांट दिया गया दृष्टि के आधार पर, समझ रहे हैं। दृष्टि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो हम देखते हैं उस प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। यानी जिस प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। उसका तरंग दैर्ध्य लाल के तरंग दैर्ध्य से कम होता है और बैगनी से अधिक होता है। तो क्या कहलाएगा? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। एक होता अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। एक होता परावैगनी प्रकाश। ये तीनों को देखने अथवा तरंगदैर्ध्य, दृष्टि या तरंगदैर्ध्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जिस वर्ण का तरंगदैर्ध्य लाल वर्ण के तरंगदैर्ध्य से अधिक होगा उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवरक्त प्रकाश। जिस वर्ण का तरंगदैर्ध्य बैगनी वर्ण के तरंगदैर्ध्य से कम होगा उसे परावैगनी प्रकाश कहते हैं, और जिसका तरंगदैर्ध्य लाल से कम और बैगनी से ज्यादा होता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। हम किसी भी वस्तु को इसी प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो दृष्टि के आधार पर, तरंगदैर्ध्य के आधार पर। यहां पर एक बात, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक है वो सबसे ऊपर है और जिसका कम है वो सबसे नीचे है। अधिक तरंगदैर्ध्य वाले को विचलन कम होता है, झुकना। देखिए ये ऐसे गया तो यहां से ये कम झुका, ये बहुत झुक गया। सबसे अधिक झुका हुआ कौन है? बैगनी। इसका तरंगदैर्ध्य कम है। याद रखिएगा, नोट पॉइंट में ऐसे हम लिख देंगे, जिस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन कोण कम होता है, उसका विचलन कोण कम होता है, याद रखिएगा। तो आइए हम ये तीनों को पहले लिखते हैं। याद रखिएगा विद्यार्थी ये, पहला अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश है न, वह प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य
जिसका तरंगदैर्ध्य, वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य लाल वर्ण के प्रकाश से अधिक होता है उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य लाल वर्ण के प्रकाश से अधिक होता है उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। लाल वर्ण के प्रकाश से अधिक होता है उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। तो याद रहेगा। और ये है पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है विद्यार्थी जी। वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य बैंगनी वर्ण के प्रकाश से कम होता है उसे पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। अब जिसको हम देखते हैं दृश्य प्रकाश, फॉलो कर लो, है ना। लाल से कम और बैंगनी से अधिक। वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य लाल वर्ण के प्रकाश से कम और बैंगनी वर्ण के प्रकाश से अधिक होता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश कहते हैं। नोट याद रखिएगा इसको कि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है। कम होता, याद रहे सबको अच्छी तरह से। तो ये रहा विद्यार्थी जी, याद रहे। वह प्रकाश जिसका तरंगदैर्ध्य लाल वर्ण के प्रकाश से अधिक होता है उसे अवरक्त प्रकाश कहते हैं। शॉर्ट में ये ऐसे भी बोल सकते हैं, लाल के तरंगदैर्ध्य से अधिक वाले तरंग को, लाल वर्ण के तरंग से अधिक तरंग वाले वर्णों को क्या कहेंगे? अवरक्त। लाल से अधिक जो रहेगा अवरक्त, बैंगनी से कम रहेगा पराबैंगनी, और लाल से कम बैंगनी से ज्यादा रहेगा वो दृश्य प्रकाश रहेगा। तो ये था आप लोग को पूरे प्रश्नों का जवाब। याद रहे, पढ़ते चलिए एक एक करके।
साफ करते चलिए, है ना। 21 तारीख से आप लोग का क्लास 9, 10th, 11th को केंद्र सरकार ने खोलने का अनुमति दे दिया है, इसलिए आप लोग रेडी रहें और 21 तारीख को बोरा बिस्तर लेकर के अपने निर्धारित समय पर क्लास पहुंच जाएं, है ना। सुन लिया? तो सही बच्चे, जिनको जानकारी नहीं हो वो भी, उनको भी बता दीजिए और क्लास आइए, क्लास चलेगा, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए कुछ नियमों दिया गया है, वो नियम आपको क्लास में भी बताया जाएगा। और ऐसे आप लोग अपना बैग में भी सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, जूता चप्पल जूता पहनेंगे तो और अच्छा है, फुल शर्ट पहने तो अच्छा है ना। जो लड़का हो या लड़कियां, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकी चीजों को हम आपको डिटेल से, आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो बताया जाएगा, वीडियो पर कितना बताएं। तो इतना आप सुन लीजिए कि 21 सितंबर 2020 को क्लास खुल जाएगा, समझ रहे हैं। इस टाइम को आपको अपना टाइम पे आ जाना है, जिसको जिस टाइम है। देखिए, अब आप लोग को बता रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में भी बताए थे, है ना। देखिए, ऐसे समझिएगा, देखिए आज कीजिएगा, पीछे भी बताया गया। जब प्रकाश कोई सूक्ष्म कण से टकराए, जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश है, ये सूक्ष्म कण है, टकराया, तो टकराने के बाद यदि सभी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में छितरा जाए, फैल जाए, बिखर जाए, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कण से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैलती है, छितराती है, बिखरती है, तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ रहे बात को? यहां पर एक बात को याद रखिएगा और आज भी होगा आपको, यह प्रकीर्णन की घटना पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते 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 एक समय यह घटना नहीं होती है। पृथ्वी की सतह पर यह प्रकीर्णन की घटना अधिक होती है और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे घटते जाएगा और एक समय शून्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सूक्ष्म कण की संख्या बहुत बहुत कम और नहीं के बराबर शून्य हो जाती है। तो जब सूक्ष्म कण ही नहीं तो टकराएगा नहीं, और जब टकराएगा नहीं तो छितराएगा नहीं, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होती है। और नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को, जो अंतरिक्ष में चलता है, उसे आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है, आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? आपका जवाब यही होगा। तो आकाश काला दिखाई किसको? आपको नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों को। तो उसमें एक शब्द जोड़ देंगे, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? आपका जवाब होगा, अंतरिक्ष में सूक्ष्म कण नहीं होती है,
शून्य होती है, जिसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है और नहीं होने के कारण काला दिखाई पड़ता है। हम लोग अपने कमरे में खिड़कियां दरवाजा के मदद से रूम कमरा में अंधकार हटती है, अर्थात प्रकाशित रहता है। लेकिन बहादुर विद्यार्थी, यदि आपका कमरा या खिड़की पूरब या पश्चिम के दिशा में है, तब तो सूर्य का प्रकाश आ सकता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तब उत्तर और दक्षिण में थोड़ी सूर्योदय होती है या अस्त होती है। उदय पूरब में, अस्त पश्चिम में। तो पूरब से प्रकाश पूरब वाली खिड़की से, पश्चिम से प्रकाश पश्चिम वाली खिड़की या गेट दरवाजा से। लेकिन यदि हम न तो पूरब में खिड़की दरवाजा दे और न तो पश्चिम में दे, तो क्या वह कमरा बिल्कुल डार्क रहेगा? नहीं, आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि यदि वह कमरा में आप प्रकाशित देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, तो प्रकीर्णन के कारण, छितराने के कारण प्रकाशित हुआ। यदि वायुमंडल में धूल कण नहीं रहेगा, तो दिन में भी हम लोग कमरे में जहां धूप नहीं आ रही है वहां अंधेरा दिखाई पड़ेगा, दिन में भी। समझ रहे बात को? और यहां से एक बात और है, अभी आपने पढ़ा नोट पॉइंट में कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका विचलन कोण कम है, अर्थात विचलन कोण कम है तो तरंगदैर्घ्य अधिक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है उसका प्रकीर्णन बहुत कम है। यानी विचलन कोण और प्रकीर्णन सेम है। यदि लाल को लेते हैं तो लाल का विचलन कोण कम है, प्रकीर्णन कम है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक है। इसलिए आप एक उदाहरण को पेश हम कर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु को फेंका जाए और कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो ज्यादा दूरी नहीं तय करेगा, लेकिन यदि फेंका जाए और टुकड़ों में नहीं बटे, नहीं छितराए, तो ज्यादा दूरी तय करेगा। ऐसा आपने अनुभव किया होगा, किसी चीजों को देखा होगा। तो विद्यार्थी इस बात को याद रहे। आप देखते होंगे कैरम बोर्ड जब खेलते होंगे तो एक जगह पे सारी गोटी को सजा दिया जाता है, लेकिन यदि पर्सनली एक गोटी से लगता है तो एक निकलता है जड़त्व के कारण। लेकिन कभी कलाल ऐसा देखते होंगे कि लगने के बाद सभी छितरा जाता है। तो जब छितरा गया, बिखर गया, तो उसका डिस्टेंस, दूरी घट जाएगा, कम दूरी जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि रेलवे का सिग्नल, खतरे का चिन्ह, लाल रंग का प्रकाश यानी लाल रंग क्यों बनाया जाता है? जवाब आपका होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विचलन कोण और प्रकीर्णन कम होती है। कम होने के कारण यह अधिक दूरी तय करती है, जिसके कारण अधिक दूर से भी यह रंग दिखाई पड़ता है। यह रंग बोलिए या यह रंग का प्रकाश बोलिए, ये दोनों क्वेश्चन को एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा। यहीं से आता प्रकीर्णन से, कि रेलवे सिग्नल या खतरे का चिन्ह लाल रंग के प्रकाश या लाल क्यों बनाया जाता है? तो लाल का विचलन कोण कम, विचलन कम, प्रकीर्णन कम और तरंगदैर्घ्य अधिक। जब अधिक तरंगदैर्घ्य है तो तरंगदैर्घ्य
किसका मात्रक, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, और मीटर किसका पढ़ा फिजिक्स में, तो दूरी का, तो वो अधिक दूरी तय करता है। अधिक दूरी तय करने का मतलब हुआ कि वो अधिक दूर से भी दिखाई पड़ जाता है। लाल प्रकाश वाले के अपेक्षा दूसरे प्रकाशों में यह कम है। क्या है, कम है। जैसा कि आप लोग को प्रकाश के वर्ण विक्षेपण बताया गया, सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैगनी है। बैगनी का विचलन अधिक है, तरंगदैर्घ्य कम है, तो अधिक विचलन है तो अधिक परिकिरण होगा। वो ज्यादा छिद्र आएगा तो ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा, इसलिए दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए बैगनी रंग का नहीं बनाया जा सकता। ये सब वैज्ञानिक कारणों को आप याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम उसका भी लिखा देंगे। तो प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं। अब आते हैं हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा, और वायुमंडलीय अपवर्तन में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, बशर्ते वायुमंडल में होना चाहिए। अब आपने पढ़ा था कि अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरे और गुजरने के बाद उसमें परिवर्तन आए, तब उस परिवर्तन को ही अपवर्तन कहते थे। तो वायुमंडल में क्या पारदर्शी पदार्थ है, तो है ना, वायु किसका उदाहरण है, पारदर्शी का है। वायुमंडल में वायु है, लेकिन ये वायुमंडल के जो वायु है एक समान नहीं है, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर जाने पर ये बदलता है। बदलने का मतलब भिन्न भिन्न माध्यम हो गया, कहीं समांगी, कहीं विसमांगी, कहीं अधिक तो कहीं कम। और जब इन्हीं विभिन्न वायु के विभिन्न घनत्वों से होकर गुजरेगा तो वो एक माध्यम न बन करके अनेक माध्यम बन गया। और इन अनेकों माध्यम में जब प्रकाश गुजरता है तो उस प्रकाश को कई बार अपवर्तन होता है, कई बार, अनेकों बार। इस अनेकों बार अपवर्तन होने को वायुमंडल में प्रकाश के वायु के विभिन्न घनत्वों में जो बदलाव आई, बदलाव के कारण जो प्रकाश में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को जो अपवर्तन कहलाएगा। लेकिन यह अपवर्तन कहां हो रहा है, वायुमंडल में, इसलिए इस अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोग अपने आसपास प्रतिदिन कुछ घटनाएं को अनुभव करते हैं। जैसे कहीं पर खड़ा रहते तो दूरी पर आग के रूप में झिलमिलाहट दिखाई पड़ना, खुली मैदान में, खुली सड़कों पर, नदियों में जहां पर पानी नहीं, आग यदि लगाते हैं, यह आग जहां होता वहां पर झिलमिलाहट दिखाई पड़ता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त अपने निर्धारित समय से पहले और बाद होता है। मतलब नहीं सुना, सूर्य उगा भी नहीं, उदय भी नहीं हुआ, लेकिन वो दिखाई पड़ गया, ये तो अजनबी है। उगा भी नहीं, दिखाई पड़ गया, और डूबा भी, डूब भी गया, फिर भी दिखाई पड़ रहा है। यह गजब हो गई बात। अभी उगा नहीं, फिर भी दिखाई पड़ रहा है, डूब गया, अस्त हो गया, फिर भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ समय, लगभग 2 मिनट। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाता नजर आता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ग्रह नहीं टिमटिमाता नजर आता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इन सभी वैज्ञानिक कारण विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स में अपवर्तन की घटना से संबंधित है, तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये सारी बातों को हम
आपके बीच लिखा रहे हैं। पानी पिलाओ। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा, जब प्रकाश वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण से, जब प्रकाश वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण से टकरा कर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नोट, जिस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कोण और प्रकीर्णन कम होता है। याद रहे। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण आपको जो 2 क्वेश्चन बताए कि रेलवे के सिग्नल और खतरे का चिन्ह लाल रंग का बनाया जाता है नहीं, ये अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। देखिए, होमवर्क ये आप लोग के लिए है। पीछे पहले सुनिएगा, वीडियो में बताए हैं और उसका जवाब लिखिएगा। रेलवे सिग्नल और खतरे का चिन्ह लाल रंग के प्रकाश वाला क्यों लगाया जाता है? ठीक है, यानी रेलवे सिग्नल लाल रंग के प्रकाश वाला क्यों होता है या खतरे का चिन्ह लाल रंग का क्यों होता है, ऐसे भी आता है प्रकार। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए ये होमवर्क के रूप में है, बनाना है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो ये था 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए। आप लोग को पीछे
वीडियो में बताए हैं, समझाए हैं। प्रकीर्णन से संबंधित ये 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को जवाब आपको लिखना है ना। फिर आगे के वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से जो भी बात समझाएं उन सारी बातों को स्पष्ट शब्दों में लिखाएंगे। बात को समझते चलिए और सारी बात को याद रखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं इसी चैनल के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।